दिल्ली के एलीट्स सर्कल ने मेरे सपनों का भारत विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर मोदी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने हिस्सा लिया। सांसद मनोज तिवारी ने मोदी के सपनों का भारत के साथ साथ उनके सपनों की दिल्ली की बात कही। आपने सब्जेक्ट बहुत अच्छा चुना है आज का, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत। आजकल हमसे कोई पूछता है कि आप लोग कैसी दिल्ली दोगे, तो मैं एक ही लाइन बोलता हूं, मैं आपके सपनों की दिल्ली देना चाहता हूं। हम लोग अपनी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम लोग यही बोलते हैं कि हम आपके सपनों की दिल्ली देंगे। वैसे में मेरे सपनों का भारत कैसा हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, जिसमें हम लोग ये सोच के चलते हैं कि हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं एज गवर्नमेंट, लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते, इसमें देश के लोगों का योगदान चाहिए। और खास तौर से यहाँ पे जितने लोग हैं, कभी कभी देश को सोचने में थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि वर्तमान जो सरकार है वो इस कम्युनिटी को कितना ध्यान देती है, ऐसी ये भ्रम का विषय है। कुछ लोगों को लग सकता है कि शायद थोड़ा प्रेम कम है, ये फीलिंग है हम लोगों की एज गवर्नमेंट, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये हम लोगों की फीलिंग है, ऐसा फैलाया जा रहा है। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि वर्तमान गवर्नमेंट का जो भी करने के लिए जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास है, जो सहयोग करेगा, वो ये कम्युनिटी है। और प्रधानमंत्री इसको कई बार कह चुके हैं, क्योंकि हम लोग वैसे भी हम लोग एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हैं, हम ट्रेडिशनल हैं ही नहीं। हम तो जहां पैदा हुए वो रिजर्व क्षेत्र है, जगजीवन राम जी का क्षेत्र है, तो हम लोग सोचते ही नहीं थे हम लोग सांसद भी बनेंगे। फिर बाद में एक हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि 50 करोड़ से 250 करोड़ तक का जो जिनका टर्नओवर है, उनको सीधे 5% का इनकम टैक्स पे छूट मिला। तो कई लोग हम लोगों को जो हमको टेढ़े दृष्टि से देखने वाले पत्रकार हैं, वो कहते अच्छा बड़े लोगों का आप लोगों ने 5% कम कर दिया। तो फिर हम उनको समझाते थे कि ये वो लोग हैं जो कि 200, 400, 500, 1000 लोगों को काम पे रखे हुए हैं, उनके प्रति सरकार निश्चित रूप से सहानुभूति रखेगी। और आज मैंने पहले भी कहा है, आज भी मैं आपको बताऊं, अभी तो नितिन गडकरी जी बात करेंगे, लेकिन 2025 आते आते 2024 के चुनाव तक या 2000, ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन 5-6 वर्षों में इस देश का इनकम टैक्स 20% से भी नीचे आ जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। ऐसे रास्ते पे हमारी सरकार चल रही है। तो मेरे लिए मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जिसमें कोई भूख के कारण बंदूक न उठाए। मेरे लिए हम जो अपहरण की दुनिया की बात करते थे, वो भूख की दुनिया थी। हमने लोगों को 400-400 रुपए के लिए मर्डर करते हुए देखे। वो एक ऐसी भयावह स्थिति है कि समाज का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। और उस बैलेंस को लाने के लिए पहले दिन जो मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, उसका अर्थ यही है कि जब वो संतुष्ट होंगे तो बाकी जो सक्सेसफुल कम्युनिटी है उसको भी जीवन जीने का आनंद आएगा। इसीलिए शायद दुनिया में भारत सबसे सुरक्षित देश बनता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने जो बातें कही वास्तव में वो दिल में उतरने वाली हैं। और जिस तरह की लीडरशिप इस समय देश को मिली हुई है, जिन हाथों में देश चल रहा है, निश्चित रूप से वो बहुत सुरक्षित है, बहुत आगे बढ़ने वाला है। और जिस विज़न को लेकर के, जिस निस्वार्थ भाव को लेकर के इस देश को इन दिनों में लीडरशिप मिली हुई है, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो हम पहले सुनते थे कि भारत विश्व गुरु बनेगा या भारत विश्व गुरु था, वो निश्चित रूप से वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। और
भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला है। ऐसा समय बहुत जल्दी हमें अपनी आंखों के सामने ही अगले 2-4-5 साल में देखने को मिलेगा। मित्रों, आज का विषय बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब के दिलों को छूने वाला है। खासतौर से हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें एक बहुत अच्छे और उज्जवल भविष्य को हम उनके हाथों में सौंपें और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जो वर्तमान लीडरशिप है इससे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और आशाएं हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद ये पहली बार ही शायद इस तरह का है कि जो पूरी तरह से नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है और दोबारा काम करने का मौका मिला है। तो इसलिए, और वो भी इतने बहुमत से, इतने अच्छे भारी बहुमत से दोबारा सरकार आई है, तो लोगों की अपेक्षाएं निश्चित रूप से बढ़नी स्वाभाविक है। इसीलिए हमने नितिन जी से भी प्रार्थना की कि एक ऐसा विषय हम चाहते हैं जिसके ऊपर में आपका विजन मिले। और जैसा भी बता रहे थे कि पिछली सरकार में यदि मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर का यदि दर्जा देना हो तो हमारे नितिन गडकरी जी हैं। बहुत ज़्यादा फिगर्स और डेटास तो नितिन जी बता पाएंगे, लेकिन मुझे जो मोटे तौर पर ध्यान है कि जो पहले यूपीए सरकार में जो सड़कें बनती थी शायद 5 किलोमीटर पर डे का रिकॉर्ड था, जो आपके नेतृत्व में, आपकी लीडरशिप में, आपकी मिनिस्ट्री ने उस 5 किलोमीटर को बढ़ाकर 31 किलोमीटर तक लेकर गए थे। और इस बार का लक्ष्य इससे भी ज़्यादा बढ़ करके है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि देश बहुत सुरक्षित हाथों में है। बाकी बहुत ज़्यादा तो हम इनसे सुनेंगे। और फिलहाल मैं डॉक्टर वीके जैन जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वेलकम एड्रेस के लिए और अग्रसेन इंटेलेक्चुअल फोरम के बारे में भी, और क्या विज़न है देश का, कहाँ हम देखते हैं देश को लेकर के जाएंगे, उसके बारे में हमें बताएंगे डॉक्टर वीके जैन। मैं जो बात कहना चाहता हूं सर, कि ये एक फोरम आपकी सपोर्ट में आपके साथ खड़ा है, तन से, मन से, धन से। और ये हमारा जो मिलन हुआ है सरस्वती जी का और लक्ष्मी जी का, और हमारी समाज में कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम ये समाज के लोग फंड्स भी खर्च सकते हैं, मजबूती से खड़े भी हो सकते हैं। आप इनको जिम्मेदारी चाहे माइक्रो स्केल की दें, स्मॉल स्केल की दें, मीडियम स्केल की दें, लार्ज स्केल की दें, या थिंक टैंक के रूप में यूज़ करें। जिस तरीके से सरकार के साथ एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में ये जो हमारा इंटेलेक्चुअल फोरम है, अग्रसेन इंटेलेक्चुअल फोरम, आपके साथ खड़ा होगा। धन्यवाद जैन साहब, आपने बहुत अच्छे शब्दों में और हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे डॉक्टर महेश गुप्ता जी से। कैंट आरओ वाटर सिस्टम के आप चेयरमैन हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े रहे हैं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि इस एलिट सर्कल में मैं अपने विचार पेश कर रहा हूँ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, और वो भी नितिन गडकरी जी के सामने। उनके सामने मेरा कहना बनता नहीं है, हमें उनसे सुनने का मन है बनिस्बत की मैं कह पाऊँ कि मेरा क्या ड्रीम्स है। आपसे इजाज़त चाहूँगा चीज़ शेयर करने के लिए। अगर शॉर्ट में मैं कहना चाहूँगा कि मेरा क्या ड्रीम है, मैं इंडिया को कैसा देखता हूँ, तो मैं एक लाइन में उसको फिनिश करूँगा। मैं सबसे सशक्त और सबसे समृद्ध इस देश को देखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। वास्तव में इंडस्ट्री किसी भी देश की बैकबोन होती है और इंडस्ट्रीज़ का आगे बढ़ना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से गवर्नमेंट को टैक्स मिलेंगे, वहीं से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। और आज की इंडस्ट्रीज़ की क्या हालत है, क्या है, वो हम जानते भी हैं और अभी हमें सुनने को भी मिलेगा। मोदी जी ने अभी पिछले दिनों जो नीति आयोग की बैठक थी उसमें उन्होंने जो सपनों के रोड मैप का जिक्र किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 2024 तक भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर के सामने आएगा और हमारी 5 ट्रिलियन US$ यानी कि 350 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, जो अभी 2.9 ट्रिलियन US$ है। ये सुनने में बड़ी अजीब लगेगी कि इतना बड़ा जंप हम कैसे ले पाएंगे, लेकिन जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया है और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और इस तरह के बाकी प्रोग्राम्स जो हैं, उनको अगर सही मायनों में इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो निश्चित रूप से हम उन सपनों को साकार कर सकेंगे। हमारे बीच डॉक्टर जॉन जोसेफ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने उद्बोधन के लिए। My dream for my country, my India is it should continue to become
or continue to stay as a vibrant democracy wherein each and every one of my brothers and sisters of this country should be blessed with literacy, blessed with a roof over their head, enough food to eat, enough water to drink, and a job to look after them, or their needs, and with enough clothes to cover themselves. That is a dream which I require for my India. And we should be able to tell the world that though we are having 1/5 of the entire world population, imagine that every 1 in 5 person walking on this earth belongs to our country. But still, we were able to develop ourselves and to be among the best in the world. It should be told that whether it is east or west, we are the best. That should be the motto. That is the dream I have for my country. थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर और बाकी सभी विषयों को बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया। और वाकई यदि हमें जो सरकार का लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास, यदि हमें ये पूरा करना है तो निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों को हमें छूना होगा और सभी चहुमुखी हमें विकास की ओर बढ़ना होगा। हम सब प्रतीक्षा में हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि नितिन गडकरी जी को सुनने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए नितिन गडकरी जी से प्रार्थना करूंगा कि आज का हमारा मार्गदर्शन करें, हमें बताएं कि किस प्रकार के सपनों का भारत हम बनाने वाले हैं, किस दिशा में हम देश को लेकर जाने वाले हैं। श्री नितिन गडकरी जी। आदरणीय राकेश गुप्ता जी, महेश गुप्ता जी, डॉक्टर जॉन जोसेफ जी, डॉक्टर जैन, मिस्टर गुप्ता और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज का ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा विषय है। इट इज़ वेरी मच टचिंग टू माई हार्ट, क्योंकि इस देश में अगर आगे हमको जाना है तो कम से कम 50 साल के बारे में आगे का सोचना होगा, और 50 साल का अगर सोचना है तो स्वाभाविक रूप से हमें 50 साल की विजन भी तैयार करनी होगी। एक ने बहुत अच्छी तरीके से कहा है कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान करना आसान है, पर दृष्टि विकास की दान करना बहुत कठिन है। और इसलिए जो सपने देखते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि सपने बहुत सुंदर होते हैं और वो हमारे हृदय में, मन में रहते हैं, हमारे आँखों के पीछे रहते हैं, मस्तिष्क में रहते हैं। कोई हमको मार सकता है, कोई आंखें तोड़ सकता है, पर हमारे दिमाग में बैठे हुए सपनों को कोई नष्ट नहीं कर सकता। हमारी पार्लियामेंट ने 112 नदियों को जलमार्गों में रूपांतरित करने का काम लिया है। शायद अपने उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव थे जो पहले, उन्होंने इसमें काम किया है। अपना लखनऊ की नदी कौन सी, गोमती, अच्छा काम किया है। अब गोमती से लेकर ये पूरे नदियों को जोड़ दिया जाए, गंगा, कावेरी, सब जगह, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट होगा तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बदल जाएगी। यूरोपियन कंट्री में 12% लॉजिस्टिक कॉस्ट है, चाइना में 8% है और भारत में 18% है। अगर 18% से हमने 12% पे लाई तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना हो जाएगा, हम कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे। तो वाटर ट्रांसपोर्ट और सी ट्रांसपोर्ट, अभी समुद्र में मुंबई में मैंने शुरू किया, मुंबई टू गोवा। अब आप में से अनेक लोग, मुझे मालूम है, आप लोग सिंगापुर जाके क्रूज पकड़ते हो। हर साल 4.5 लाख भारतीय सिंगापुर जाके क्रूज पकड़ते हो। मैंने क्रूज टर्मिनल खोले मुंबई में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक पूरा हुआ, इंटरनेशनल काम शुरू है। इस साल, पहले साल 80 क्रूज आए, और कल मुझे भाटिया हमारे चेयरमैन ने कहा साहब 3 साल के अंदर 950 क्रूज आएंगे। वो क्रूज है जो होटल में आप बैठे हैं, इससे 3 गुना बड़ा है। मैं क्रूज में गया था, मैं और मुख्यमंत्री फडणवीस, मैं अचंभे में पड़ गया, इससे 2.5 गुना बड़ा था हॉल, और स्टेज पर डांस हुआ। तो वो एक नगर ही है। और मुंबई टू गोवा मैंने एक अंग्रिया करके चालू किया है, आप जरूर जाइए उसमें रात को बैठकर।
बहुत मज़ा आती है गोवा जाने के लिए। तो क्रूज टूरिज्म, वाटर ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, रिवर ट्रांसपोर्ट, वाटर पोर्ट, रिवर पोर्ट, सी प्लेन, एम्फीबियस सी प्लेन, कैटरमैरन, हावरक्राफ्ट, एयर बोट्स, ये इतना बड़ा विश्व है कि ये ट्रांसपोर्ट अगले नए भारत की सोच को बदल देगा। और ये भी कोई कठिन नहीं है। ये इलाहाबाद तक मैंने बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश सब कर दिया काम। अब केवल दिल्ली को यमुना से इलाहाबाद तक जोड़ना है। इतना ड्रेजिंग होकर 3 मीटर का ड्राफ्ट अगर मेंटेन हो जाएगा तो दिल्ली भी लैंडलॉक नहीं रहेगी, समुद्र में जाएगा यहाँ से माल। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी आवश्यक है। रोड नेटवर्क तो बहुत खड़ा हुआ है। अभी आज ही मैं यहाँ आने के पहले दिल्ली मुंबई का रिव्यू कर रहा था। मैं आपको दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में गाड़ी में पहुँचा दूंगा, ओनली 12 आवर्स। और हमारा 60% काम शुरू हो गया। ये गुड़गांव से नया रोड बनेगा, सवाई माधोपुर अलवर से होकर वो जाएगा रतलाम, झाबुआ से होकर वडोदरा से मुंबई। तो बैकवर्ड एरिया में हाईवे बसे 22 ग्रीन हाईवे में बनाओ, दिल्ली से कटरा। तो हाईवे में भी जो नए रोड बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, वो 120 किलोमीटर पर आवर के लिए डिजाइन है। तो निश्चित रूप से हमारी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, ये इसका भी मंत्री मैं हूँ। अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी, अब ये दूर नहीं है। 7 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है। और मैं चाहता हूँ कि इस देश का किसान इस देश के फ्यूल को तैयार करें। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी, पावर एंड प्लास्टिक। ये जो तुम्हारी ये जो बॉटल है ना, ये किसान बना सकता है प्लास्टिक। मेरे पास है नमूना, ब्राज़ील में बन रहा है। ये जो इथेनॉल बनता है, इस इथेनॉल से बायोप्लास्टिक बनता है। और ये सेम टू सेम, और ये फेंक देंगे आप तो 78 घंटे में वो डिग्रेडेशन हो जाता है, उसका बायोडिग्रेडेशन, तो मिट्टी हो जाती है। तो पर्यावरण का ही प्रश्न नहीं है। तो मेरा सुझाव आपको है कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इसके लिए अब हमारे देश का फ्यूल जो है प्रदूषण मुक्त हो। कितनी शर्म की बात होती है, कभी कभी मैं लंदन में था, एक परिवार के लोगों से मिला और उन्होंने मुझे कहा कि हमने दिल्ली के टिकट निकालते थे, हम जाने वाले थे, पर हमने कैंसिल कर दिया। बोला क्यों? बोले कितना पोल्यूशन है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और इसलिए 2 साल में दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने का भी प्लान हमने बनाया। मैं और जावड़ेकर जी को मैंने कहा कि मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, यमुना भी वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। तो ये असंभव नहीं है, कठिन है। और मैं एक व्यक्ति हूँ जो कहता है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं भारत सरकार से मेरा बजट ज़्यादा था क्योंकि मैं मार्केट से पैसा खड़ा करता था। आज भी मैं मार्केट से पैसा खड़ा कर सकता हूँ। मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जब एक कोचिन शिपयार्ड करके कंपनी, उसके लिए गया था, सुबह 9:30 बजे गया तो मेरे पीएस ने कहा कि आज का दिन अच्छा नहीं है, इंडेक्स डाउन हो गया। बोले आज कैंसिल करो। मेरा स्वभाव थोड़ा सा ये है, कैंसिल नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं गया, मेरा सत्कार हुआ, भाषण हुआ, वो बुल को मैंने पकड़ा, फोटो लेके मैं डर गया था कि आज क्या होगा। 10 बजे मैंने घंटा बजाई और आपको ताजुब होगा, 10:36 में मुझे 1,26,000 करोड़ रुपए मिले, 1600 करोड़ के अगेंस्ट। इस देश में कोई पैसे की कमी नहीं है, ना टेक्नोलॉजी की कमी है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, एप्रोप्रिएट विजन और सही सपनों को इम्प्लीमेंट करने की ताकत रखने वाली सरकार जो आज मोदी जी के नेतृत्व में है, तो वी कैन मेक मिरेकल्स। दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के चुनिंदा बिजनेसमैन और पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सवाल भी पूछे, जिसका जवाब भी गडकरी ने दिया। मेरा केवल एक लाइन का सवाल है कि हम दिल्ली से बम्बई तो 12 घंटे पहुंचने की इच्छा रखते हैं, आगरा 1.5 घंटे पहुंचने की इच्छा रख रहे हैं, मेरठ 45 मिनट। सर दिल्ली में मेहरौली बदरपुर जो सड़क है, 35 लाख या 45 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। वो गवर्नमेंट की किसी प्रायोरिटी में नहीं आ रहा, तो मेहरबानी करके उस पर भी ज़रा नज़र रखिएगा। शायद मैं ठीक होऊंगा तो इस रोड का भूमि पूजन होकर काम मंजूर हो गया। बस मेहरबानी सर, उसी की इंतजार हो रही है। मेरी जानकारी से दिल्ली में जो 50,000 करोड़ के हमने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जी हाँ, उसमें बहुत से मंजूर होकर शुरू भी हो गए। जैसे जी द्वारका सर। एक्सप्रेस हाईवे हम लोग करीब 10,000 करोड़ का कर रहे हैं। जी हाँ।
ये दिल्ली मुंबई छोड़कर जी ये हाँ। 50,000 करोड़ के है। मेरे मुझे अभी मालूम नहीं ये पर ये शायद ये जो नाम मैंने सुने हैं वही ना ये सड़क मंजूर हुई है। वही सर, इस सड़क का मैं चेक कर लूँगा। मेहरबानी। हाँ, इस सड़क का कहीं पे भी जिक्र हमने पर सुना एक नहीं बात था। आप याद रखिए जी हाँ, कि दिल्ली में कुछ सड़क म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं, कुछ सड़क दिल्ली के राज्य सरकार के हैं और कुछ सड़क नेशनल हाईवे के हैं। भारत सरकार केवल नेशनल हाईवे के लिए जिम्मेदार है। आप जो काम देख रहे हैं, आपकी जो सोच है बहुत काबिले तारीफ है। मुझे थोड़ी सी एक बात चिंता की थोड़ी है, सब हमारे इंडस्ट्रियल भाइयों की तरफ से है कि आज हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट गिर रही है और एम्प्लॉयमेंट की समस्या आ रही है। इसके ऊपर भी पूरे भारत सरकार को बहुत सोच की आवश्यकता है, नहीं तो ये जो हम मैं सपनों का आपको भारत- जवाब दे देता हूँ। ये राकेश जी ने मुझे एक समय कम दिया। ये राकेश जी ने मुझे एक समय कम दिया। ये अगर मेरे को पहले मिनट से देते तो मैं सब बातें बता सकता था। तो एक मीटिंग में पहला प्रोफेशनल का एक मीटिंग में एक ही का प्रेजेंटेशन रखिए, एक हाथ का और एक का, तो फिर आप ये कार्यक्रम कर पाएंगे। फिर इसको पार्ट में बुलाते जाएंगे। तो पहला ऐसा है कि मैं ही इसका मंत्री हूँ अभी, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, खादी ग्रामोद्योग, मुझे बताने लगा कि इसके भी 1 घंटे का मेरे पास प्लान है, पर आज समय की कमी के कारण नहीं बना। पर आपने जो कंसर्न बताई वो सही है और मैं बहुत उस पर काम कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो इसके बारे में मैं डिटेल बताऊँगा। जैसा नीति आयोग है, ऐसे ही मेरा आपसे अनुरोध है, आप सीनियर मिनिस्टर हैं, अगर एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आयोग अलग से बनवा देंगे तो मेरे ख्याल से देश में बहुत अच्छे लोग कंट्रीब्यूट कर सकेंगे और आपकी बात को आगे उठाएंगे, ये किसी भी फील्ड में हो। एक प्रयोग हमने अभी महाराष्ट्र में किया है। हमारे यहाँ एक पॉपुलर नेम है ब्रिज कम बंधारा, ये ब्रिज कम बैरेज। तो मैंने एक निर्णय ऐसा किया देश में, अब बाकी राज्य नहीं करते सीरियसली, मैं फॉलो कोशिश करता हूँ कि NHAI का जब काम होता है तो रोड पे जितनी नदियाँ और नाले लगते हैं उसका ड्रेजिंग करके उसका एग्रीगेट मटेरियल रोड में यूज़ करने की अनुमति दो विदाउट रॉयल्टी। तो मैं वाटर बॉडीज़ को, कुछ नदियाँ पुनरुज्जीवित हुई महाराष्ट्र में, तो वाटर कंजर्वेशन बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा। तो हमने ये बड़े प्रमाण करोड़ों का काम हुआ, खूब लीटर ने, हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है, पानी 400-500 फीट नीचे गया है। तो दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। तो वाटर कंजर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैंने खुद अपने संस्था की तरफ से 30 चेक डैम बनाए, और एक लातूर करके जिला है जहाँ पिछले बार रेलवे से पानी लाया गया था, तो वहाँ मैंने 3 ब्रिज कम बंधारे बनाए। तो उससे वहाँ अभी मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कभी पानी की दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जो बात ये कह रहे हैं कि हम ऐसा ब्रिज बना रहे हैं कि जब कोई शिप आएगा तो रेलवे का फाटक जैसे ऊपर होता है, जैसे एक पार्ट में वो ऊपर करेगा, वो आगे जाएगा, फिर वो बंद हो जाएगा। तो जगह जगह के ऊपर हमको पानी को, अभी ये पानी यमुना में जब बाढ़ का आता है ये कहाँ जाता है? गोदावरी का 1100 TMC पानी समुद्र है, उसका क्या है? गंगा का पानी कितने भयंकर बाढ़ आते हैं, उसमें कितना लाखों करोड़ का नुकसान होता है। क्या बाढ़ का पानी का भी स्टोरेज हम कहीं कर सकते हैं क्या? और वेदर इट इज पॉसिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वन बेसिन टू अनदर बेसिन, वन डैम टू अनदर डैम, वन लेक टू अदर लेक्स, इट इज पॉसिबल। तो ये पानी के लिए ये अध्ययन किया गया है, मुझे लगता है ये हो पाएगा। बाकी दूसरी बात जो उन्होंने कही वो सही है, पर कैसा है कि ये जो हमारे जैसे लोग हैं, अब तकलीफें तो आती है। मैं बहुत बार कहता हूँ देयर आर सम पीपल who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems. तो मैंने सब अधिकारियों को एक पेपर वेट बना के उस पर लिखा हुआ है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, इवन आई लाइक पीपल हु कैन मेक मिस्टेक्स, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। तो पहली बात तो ऐसे कि डिसीजन करना बहुत आवश्यक है, सुधारना आवश्यक है, और बीइंग ए पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी भी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलेगी और आउट ऑफ बॉक्स अब मैंने किया।
तो मुझे पहले को एक बात ये भी रखी कि उनको एक पता चला कि 17 लाख करोड़ का एक भी मेरा 1 रुपए का करप्शन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास नहीं। और जब मेरे सेक्रेटरी को और सबको विश्वास हुआ कि इनका वेस्ट इंटरेस्ट कोई नहीं है, तो धीरे धीरे वो मेरी आउट ऑफ बॉक्स आइडिया को भी सपोर्ट करने लगे। अगर मैं किसी को बेनिफिट देने के लिए अगर बात करूँगा तो बात अलग है। तो नेचुरली ये कठिन है पर ये हो सकता है। दोस्तों कहते हैं सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जो सपने गडकरी जी ने हमें दिखाए, जो वाकई वो साकार कर रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ में कर रहे हैं, और उन्होंने करके दिखाए हैं जो सपने साकार। जिस सपने को पूरा होता देखने के लिए 130 करोड़ जनता की 260 करोड़ आंखें इंतजार कर रही हों, उसे तो पूरा होना ही होगा।